आज बीजेपी की सदस्यता अभियान का दूसरा दिन है। बड़े नाम जो आज शपथ लेने वाले हैं, जो आज बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे नाम है, चलिए एक नजर में वो भी अब आपको बताते हैं। इन नामों में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी बीजेपी की सदस्यता आज लेने वाले हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज बीजेपी की सदस्यता जो है वो लेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा और राजस्थान के अध्यक्ष मदन राठौड़ भी बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। तो आज ये कुछ बड़े नाम हैं जो बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है आज उसका दूसरा दिन है। देखिए, आपने देखा होगा कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपनी नवीनीकरण उनका हुआ है और तभी से हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने अपने आप की सदस्यता का नवीनीकरण शुरू हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक की सदस्यता जैसे 18 करोड़ सदस्य आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश भर में हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि ऐतिहासिक क्रम ये हमारा संगठन पर्व चलना चाहिए उत्साह के साथ में। और सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जुड़े राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में आज जिन्होंने जनता जिन जनता ने कमल से प्यार किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी को जो अपना मानते हैं, उन सबको हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, चाहे जो क्षेत्र हो। निश्चित मान के चलिए, राजस्थान ने जो तय किया है 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का, वो लक्ष्य हमारी पूरी टीम लगकर उसको। तो बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा दिन है, ऐसे में कुछ बड़ी बातें बता देते हैं कि आज क्या कुछ होना है और इस सदस्यता अभियान का मकसद क्या है। दरअसल बीजेपी सदस्यता अभियान कल से चला रही है, आज दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। आज के जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी में हर 5 साल के बाद सदस्यता नवीनीकरण की परंपरा है। मौजूदा समय में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं। सभी सदस्यों की सदस्यता 0 है। अब नए सिरे से सदस्य बनाए जाएंगे और इस बार जो टारगेट रखा गया है वो 48 करोड़ का है, यानी कि 48 करोड़ सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। अब सवाल ये भी उठता है कि सदस्य कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, यानी कि बीजेपी का जो ये सदस्यता अभियान है इसमें क्या करना होगा जिससे कि बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। मिस कॉल के जरिए, नमो ऐप के जरिए, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, वहां से QR कोड स्कैन करके कोई भी सदस्य बन सकता है। और अब सवाल ये आता है कि कौन बन सकता है बीजेपी का सदस्य, यानी कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसके अकॉर्डिंग आप बीजेपी के सदस्य हो सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर बीजेपी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 साल ही पार्टी का सदस्य रह सकता है। 6 साल बाद एक बार फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है और इसीलिए अगर कोई पहले भी मेंबर है वो दोबारा से सदस्यता अभियान में शामिल हो सकता है, सदस्य बीजेपी का बन सकता है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी बने, सीएम योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं और भी कई मंत्री बीजेपी के दोबारा से सदस्य बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में आज भी बीजेपी के सदस्यता अभियान को चलाया जाना है और आज भी कई बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री सदस्यता अभियान में शामिल होंगे और सदस्य बनेंगे। तो ये तो हमने जान लिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर राजस्थान में नए जिले को पूरा करने का और नए जिले का मामला क्या है, आखिर क्यों बनाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ किसके कहने पर ये नए जिले बनाए गए हैं। 17 नए जिले बनाने से क्या होगा और इसके साथ ही साथ राजस्थान में अब आगे क्या कुछ होना है। राजस्थान के नए जिले बता देते हैं आपको। गहलोत सरकार में 17 नए जिले बनाए गए। राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई। नए जिलों का राम लुभाया की सिफारिश पर इसे किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं राम लुभाया और बीजेपी सरकार में नए जिलों की समीक्षा के लिए कैबिनेट बुलाई गई है, जिसमें सब कमेटी गठित की गई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नए जिलों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई गई है। विशेषज्ञ कमेटी का नेतृत्व पूर्व IAS ललित के पवार को सौंपी गई है। कमेटी अध्यक्ष पनवार ने हर नए जिले में जाकर रिव्यू किया।
पनवार ने 31 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंपी है और पनवार कमेटी की रिपोर्ट पर 2 सितंबर को चर्चा हुई और इसीलिए अब इस को लेकर आगे कदम उठाया जा रहा है कि 17 नए जिले जो तैयार हैं उसको लेकर 2 सितंबर को चर्चा हुई थी। पनवार कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा हुई है और अब इसे पारित किया जाना है 4 सितंबर को भजनलाल की कैबिनेट बैठक में। तो बता दें आपको, जब गहलोत सरकार ने राजस्थान में 17 नए जिले बनाए थे तब बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया था। बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए कुछ तर्क भी दिए थे। क्या तर्क दिए थे अब वो आपको बताते हैं। दरअसल नए जिलों पर बीजेपी ने विरोध किया था और बीजेपी ने यह कहा था कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए हैं। जो नए जिले बनाए गए हैं वो जिला होने का मानदंड पूरा नहीं करते हैं। तो ये विरोध जो है वो बीजेपी की तरफ से था और अब ऐसे में इन नए जिलों को लेकर रिपोर्ट तैयार की, रिव्यू लिया गया है और उसके बाद अब इसे 4 सितंबर को पारित किया जाना है, इस प्रस्ताव को पास किया जाना है। इसके साथ ही साथ 2 सितंबर को राजस्थान के नए जिलों पर चर्चा के लिए कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वो कौन कौन से बिंदु हैं? सबसे पहले देखिए, छोटे जिलों को आपस में मर्ज किया जाए, ये इस पर चर्चा हुई है। कुछ इलाकों को नए जिलों से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही साथ नए जिलों में जनसंख्या का मानदंड होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। जो 17 जिले बने हैं उस पर कितना फाइनेंशियल खर्च आ रहा है इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, इस पर चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर बैठक में इन 4-5 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कितना खर्चा आएगा, फाइनेंशियल खर्च के साथ साथ क्या होगा, रिव्यू किया गया और साथ ही साथ गहलोत सरकार में बनाए गए 17 नए जिलों पर बीजेपी का मंथन अभी भी चल रहा है। पनवार कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन इन 17 जिलों में कुछ ऐसे जिले हैं जिसे गहलोत सरकार ने जिला बनाया लेकिन अब वो बीजेपी की मौजूदा सरकार के मापदंडों में फिट नहीं बैठ रही है। कौन से अब ऐसे जिले हैं जो कि मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे, वो जान लीजिए। कोटपुतली बहरोड़ में आता है, जयपुर से सटा हुआ। इसके अलावा सीकर का नीम का थाना, साथ ही साथ अजमेर का केकड़ी, ये फिट नहीं बैठ रहा बीजेपी के लिए। अलवर का खैरथल तिजारा, जयपुर का दूदू और भरतपुर का डीग, ये वो तमाम जिले हैं जो कि मापदंडों में फिट नहीं बैठते। साथ ही साथ सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा का शाहपुरा, जोधपुर का फलौदी और जालौर का सांचौर, उदयपुर का सलुम्बर और बीकानेर का अनूपगढ़, इसको लेकर भी विरोध किया गया है और बीजेपी का कहना है कि ये जिले कैसे बनाए गए, इनको जिला कैसे घोषित किया जाए, इसी पर पेच फंसा हुआ है। और अब देखना यही है कि जो ये 17 नए जिले बने हैं इसको लेकर अब भजनलाल सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल जिन जिलों को लेकर सरकार का कहना है कि ये मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं, उनको अब कैसे फिट किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल खर्चा भी देखना है उन जिलों का, इसके साथ ही साथ उन जिलों की जनसंख्या भी देखनी है, इसके साथ ही साथ उन जिलों में विकास कितना हुआ है, कैसे आगे करना है, इन सब पर अब भजनलाल जो सरकार है वो चर्चा करेगी। और अब अहम खबर यूपी से मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी दौरे पर आज रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं सीएम योगी। आज मैनपुरी के बरनाहल में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरण के साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटेंगे। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी करीब 2 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे। मैनपुरी में जनसभा के बाद सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर ही जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक के लिए लगभग 30 मिनट का समय आरक्षित किया गया है। बैठक खत्म होने के 30 मिनट तक मुख्यमंत्री यहीं रुकेंगे। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। तो मैनपुरी को करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। 361 करोड़ की सौगात मिलेगी। क्या कुछ है विकास परियोजनाओं में वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 किसानों को 2 करोड़ 7 लाख की वित्तीय सहायता देंगे। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 4 किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी सौंपेंगे। 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। इसके अलावा 135 स्वयं सहायता समूहों को 8 करोड़ 10 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट जो जारी की गई है वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जानी है। तो ये तमाम
जो करोड़ों की सौगात है, इन्हीं सौगातों के साथ मैनपुरी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि वो ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। ब्रुनेई दौरे के दौरान पीएम ब्रुनेई के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे। इसके बाद सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 4-5 सितंबर सिंगापुर का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिस्सा लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा शामिल है। एससीओ सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण मिला है। ब्रुनेई का दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, कुछ खास बातें आपको बता देते हैं जल्दी से। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना भी मकसद है। भारत और ब्रुनेई राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रही हैं। उसके बाद सिंगापुर की यात्रा पर पीएम मोदी होंगे। पीएम मोदी 4-5 सितंबर को सिंगापुर में होंगे और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिस्सा लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा भी शामिल है। एससीओ सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण मिला है। अब ब्रुनेई के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं कि आखिर ये दौरा इतना खास क्यों है। ब्रुनेई में क्या खास है? ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये देश अपनी समृद्धि और नेचुरल सोर्सिंग के लिए जाना जाता है, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। भारत और ब्रुनेई के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा इन संबंधों को और भी ज्यादा गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी। तो ये तो बात ब्रुनेई में क्या खास है इसको लेकर, लेकिन किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो भी बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग शामिल है। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए अलग अलग समझौतों पर साइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान से भी मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। भारत और ब्रुनेई के संबंध कैसे हैं? भारत और ब्रुनेई के बीच 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग दिया है। इसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संस्कृति शामिल है। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं और जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है, इस चीज़ को दिखाता भी है, दर्शाता भी है कि दोनों ही देश जो हैं वो कितना एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब बात चुनाव की कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। तमाम सियासी दलों की ओर से जोर आजमाइश देखने को इस वक्त मिल रही है। उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। कल कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बीजेपी की लिस्ट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी हरियाणा चुनाव के लिए अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर जैसे कई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं। तो आज माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को देखिए चुनाव होना है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट पर इंतजार किया जा रहा है और खबर यह है कि आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें कद्दावर उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले से ही डिसाइड हैं कि ये नाम तो इस सूची में शामिल होंगे ही होंगे, जिसमें हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, अनिल विज और भी कई बड़े बीजेपी के नेता, मजबूत कैंडिडेट जो कि इस लिस्ट में होंगे। तो अब देखना यही है कि अभी तक जो संभावना बनी हुई है कि आज ये लिस्ट आ रही है, कब तक ये लिस्ट आएगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। हालांकि सूत्रों की माने तो अब बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में कुछ संभावित नामों पर चर्चा तेज है, जिन्हें टिकट मिल सकता है। कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं देखिए।
नायब सिंह सैनी जिनको लाडवा से चुनावी टिकट मिल सकता है, बादली से ओपी धनखड़ का नाम है, अंबाला छावनी से अनिल विज हो सकते हैं, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा हो सकते हैं, सोनीपत से कविता जैन हो सकती हैं और इसके अलावा नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया जा सकता है, बादशाहपुर से राव नरबीर को टिकट दिया जा सकता है, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर को टिकट मिल सकता है, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को, रानिया से रंजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया जा सकता है, लोहारू से जेपी दलाल को, बावल से बनवारी लाल को टिकट दिया जा सकता है, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा को टिकट दिया जा सकता है, टोहाना से सुभाष बराला को टिकट दिया जा सकता है। तो ये कुछ संभावित नाम हैं जिन पर चर्चा बहुत तेज चल रही है कि ये वो कैंडिडेट्स हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिनको पहली सूची में जगह मिलेगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नहीं जारी कर पाई है। एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर चल रहा है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार अभी बरकरार है। ऐसे में सवाल ये, उम्मीदवारों का चयन करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? 5 फैक्टर आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की चुनौती बनी हुई है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो जो हरियाणा चुनाव में 10 सीटें थी, उनमें कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। दोनों ही पार्टियों को 5-5 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस को भी हल्के में बीजेपी नहीं ले सकती है। ऊपर से अब की बार कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन की खबर है। हालांकि ये खबर बहुत कम है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर मुहर लग सकती है। दूसरी तरफ इस बार बीजेपी के लिए जेजेपी जैसा क्षेत्रीय सहयोगी भी गठबंधन में नहीं है। 5वीं और आखिरी बड़ी वजह यह है कि किसानों और पहलवान जिनकी नाराजगी चल रही है, जिसके चलते जाट वोटरों के साथ आने की उम्मीद कम है बीजेपी के लिए। तो 5 ये बड़े फैक्टर इस वक्त बीजेपी के लिए चुनौती कह सकते हैं आपकी ये है, जिससे कैसे उभर पाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो बीजेपी के लिस्ट में देरी यही कारण है, इसी वजह से बीजेपी की लिस्ट में देरी हो रही है और अब सबको साध कर बीजेपी को चलना है। बीजेपी की पहले लिस्ट में नाम ऐसे भी होने चाहिए जो कि पहलवानों की नाराजगी दूर कर सके। किसान आंदोलन इस वक्त भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, तो किसानों की नाराजगी कैसे बीजेपी दूर करेगी? हालांकि लोकसभा चुनाव में किसानों को लेकर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर दूसरे बड़े नेता हरियाणा के हों, जब भी संबोधन हुआ, लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया, किसानों को लेकर, वहां की मिट्टी को लेकर संबोधन रहा है। अब ऐसे में इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा? लोकसभा चुनाव में तो बराबर सीटें मिली थी, लेकिन यहां पर राह आसान नहीं है बीजेपी के लिए। इसीलिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला लिया जाए जिससे कि एक तो अपने ही नेताओं के बीच नाराजगी झेलनी पड़े और इसके साथ ही साथ हरियाणा में भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़े।